नमस्कार साथियों, आप सबका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जियोपॉल आईएएस पे। दिस इज शिप्रा। और आपने देखा है कि डिस्पाइट सो मेनी अटेम्प्ट्स, हम लोगों ने इतने सारे क्लासेस किए हैं। आई एम योर ज्योग्राफी मेंटोर और आई एम हेल्पिंग यू विद द बेसिक एनसीईआरटीज ऑल्सो, जिसके प्लेलिस्ट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। यू आर वेरी फ्री टू स्क्रॉल इन द YouTube चैनल ऑफ जियोपॉल आईएएस एज वेल एज माजिद हुसैन की। इट विल बी हिस्टोरिकली फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, जहां आपको आपके ज्योग्राफी के स्टैंडर्ड बुक माजिद हुसैन का डिटेल्ड सीरीज मिल जाएगा हमारे साथ। अभी रिसेंटली आप जहां चेक करेंगे 17 to 18 लेक्चर्स हैव ऑलरेडी बीन अपलोडेड और निरंतर हम लोग जो है अपने शेड्यूल के हिसाब से चल रहे हैं। ये सारे जो शेड्यूल चल रहे हैं, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट ज्योग्राफी, बट देयर आर सो मेनी अदर सब्जेक्ट्स दैट आर ऑल्सो ऑन गोइंग। ये आप इसके डिटेल्ड स्केड्यूल क्या है, स्केड्यूल क्या क्या रिसोर्सेज आपको मिल रहे हैं, वो आप एक्सेस कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक गिवन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल फॉर इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स। आपको बता दूं, आज ये छोटी सी वीडियो जो है ना, इसका पर्पस ये है कि अभी तक हम लोगों ने जितना कुछ पढ़ा है उसके हिसाब से ऐसे छोटे छोटे वीडियोस आपके सामने आते रहेंगे। जितना कुछ भी आप पढ़ चुके हैं, और स्पेशली नोइंग द फैक्ट कि हम लोग क्लास में एटलीस्ट हर लेक्चर में कम से कम 6, 7, 8, कम से कम 10 से 15 भी कभी कभार प्रीलिम्स के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू मेंस, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है मेंस के क्वेश्चंस को टैकल करना। तो क्लास में जो भी मैं मेंस के टॉपिक्स आपको, मेंस के क्वेश्चंस आपको देती हूँ, आई होप कि आप उसको अटेम्प्ट करते होंगे। लेकिन नाउ इज द टाइम व्हेन आई विल स्टार्ट अटेम्प्टिंग देम बाय माई सेल्फ इन ऑर्डर टू हेल्प यू आउट कि मेंस का स्केलेटन क्या होता है। So many students feedback, so many students query has been coming and we have been receiving through Telegram also, in in real also, कि मैम किस तरीके से आंसर को पुट अप किया जाए। So many dilemmas। मैम हमें पता है कि पूछा क्या है, हमें कॉन्सेप्ट भी पता है, इट इज जस्ट दैट हमें पुट करना नहीं आ रहा है, हमें एक्सप्रेस करना नहीं आ रहा है। हम पैराग्राफ्स, वी आर एंडिंग अप राइटिंग पैराग्राफ्स, वी डोंट नो द स्केलेटन। तो ये सारी जो आपकी प्रॉब्लम है ना, ये पूरे स्ट्रक्चर और एक्सप्रेशन की प्रॉब्लम, दैट वी विल सॉल्व हियर फॉर यू। ओके, सो आज मैंने जो मेंस का सवाल लिया है, 2013 के यूपीएससी सीएससी मेंस में पूछा गया सवाल है, GS1 का। ये UHI इफेक्ट के बारे में सवाल है। और मैं आपको बताऊं 2021-22 में भी सेम टॉपिक पे आपसे सवाल पूछा जा चुका है। ठीक है, द टॉपिक दैट आई हैव टेकन, द सवाल दैट आई हैव टेकन इज अर्बनाइजेशन, जो शहरीकरण है, एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकीकरण, ठीक है, हैव लेड टू लोकल क्लाइमेट चेंजेस। ये जलवायु परिवर्तन में, क्षेत्रीय जलवायु परिवर्तन में काफी ज्यादा आपको दिखाई देंगे कि लीड कर रहे हैं एज फैक्टर्स। डिस्कस विथ एग्जाम्पल ऑफ अर्बन हीटिंग आइलैंड। सबसे पहले तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ओवर एंड ओवर आपका जो टॉपिक यहाँ पे पूछ रहा है, द टॉपिक दैट इट इज आस्किंग एंड द टॉपिक दैट यू नीड टू डिफाइन ओवर हियर इज अर्बन हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, अर्बन हीटिंग आइलैंड इफेक्ट के माध्यम से आपको एड्रेस करना है कि अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन से रिलेटेड क्लाइमेट चेंजेस कैसे हो रहे हैं और उसका वे फॉरवर्ड क्या है, व्हाट कैन बी डन इन दैट एस्पेक्ट। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे। पहले मैं आपको बता दूं कि हमेशा ये याद रखना है अबाउट द स्केलेटन, आपका स्केलेटन कैसा होने वाला है। तो वी विल स्टार्ट विद एन स्केलेटन। केवल 3 चीजें होती हैं। देखो, एक होता है आपका बहुत ब्यूटिफुल इंट्रोडक्शन, जहां पे आप इंट्रोड्यूस कर रहे होते हो अपना बेसिक आइडिया। उसके बाद होती है आपकी बॉडी, उसके बाद आपका होता है कंक्लूजन। बॉडी में ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस नेचर का सवाल है। किसी हिस्टोरिकल सवाल को अगर आपने लिया है तो उसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट पहले लिखो थोड़ा सा, उसके बाद। लेकिन अगर कोई और मैटर है, जैसे ज्योग्राफिकल मैटर है, यू स्टार्ट योर बॉडी विथ जेनेरिक आइडियाज। किसी भी टॉपिक के डीमेरिट्स और मेरिट्स पे, मेरिट्स और डीमेरिट्स पे आ जाओ, मेरिट्स और डीमेरिट्स पे, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पे आ जाओ, उसके की फीचर्स पे आ जाओ, ठीक है, उसके कॉजेज, इफेक्ट्स एंड इम्पैक्ट्स पे आ जाओ। किसी भी टॉपिक का ग्लोबल पिक्चर अगर मिल रहा है तो ग्लोबल पिक्चर के बारे में बताओ। उस टॉपिक से रिलेटेड इंडिया का क्या स्टेटस चल रहा है वो बताओ। अगर वो कोई सोशल टॉपिक है तो गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं, क्या स्टेप्स लिए हैं,
वो बताओ, एंड देन देयर आफ्टर कंक्लूजन में वे फॉरवर्ड बताइए कि आपको क्या लगता है व्हाट एल्स कैन बी डन इन दिस रिगार्ड। तो जनरली यही आइडिया होता है, आपको यही स्केलेटन लेकर के हर एक मेंस के क्वेश्चन को बेसिकली डील करना है। सो द क्वेश्चन दैट वी हैव टुडे इज urbanization and industrialization have led to local climate changes। ठीक है, तो अब देखो इसके लिए अगर मैं बहुत ज्यादा स्टार्टिंग करूं तो लेट अस राइट एन आंसर। आई एम नॉट क्लेमिंग कि यही आपका आइडियल आंसर है। आपका आंसर अगर आप लिख रहे हैं, इट कैन बी डिफरेंट, देयर कैन बी डिफरेंट एस्पेक्ट्स, there can be an entire different conclusion, introduction. All I am trying to do is trying to give you a model answer right here। आपको एक आइडिया दे रही हूं मैं कि लिखना कैसे आपको, ठीक है। सो द क्वेश्चन एक बार फिर देखेंगे, अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारे लोकल क्लाइमेट चेंजेस में लीड कर रहे हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे कि अकॉर्डिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू ड्रॉ एग्जामिनर्स अटेंशन टू द फैक्ट, जो चेक कर रहे हैं उनका अटेंशन टू द फैक्ट कि कितना सीवियर ये पूरा सिचुएशन है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट प्रेजेंटेड इन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 29, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP है ना क्लाइमेट चेंज के ऊपर, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑन क्लाइमेट चेंज 29, ठीक है, इसी को हम लोग COP29 भी कहते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट प्रेजेंट इन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 29, ये कहा गया कि द अर्बन एरियाज आर मोर वल्नरेबल टू क्लाइमेट चेंज शॉक्स, पहली चीज, एंड क्लाइमेट चेंज शॉक्स एंड, अभी मैं लिख लेती हूं उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूं, एंड अराउंड 30% क्लाइमेट एक्सट्रीमिज्म, क्लाइमेट एक्सट्रीमिज्म या क्लाइमेट राइज लिखो, क्लाइमेट राइज कैन बी सीन बाय द एंड ऑफ 2030। 2030 आने में कितना साल बाकी है? 5 साल। और 5 साल में शहरी क्षेत्रों में बताया जा रहा है कि शहरी क्षेत्र ज्यादा वल्नरेबल हो गई हैं, मोर वल्नरेबल किससे कंपैरिजन में? मोर वल्नरेबल टू क्लाइमेट चेंज देन रूरल एरियाज भी इंक्लूड कर लेना यहाँ पे, रूरल एरियाज की अपेक्षा ज्यादा वल्नरेबल हो गई हैं जलवायु परिवर्तन के। और आपका ये जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 29 रिपोर्ट दे रहा है ना, ये बता रहा है, और स्पेसिफिकली मैं आपको बता रही हूं, ये रिपोर्ट दिया गया था साउथ ईस्ट एशिया के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। ये रिपोर्ट था कि क्लाइमेट लगभग 30% आज के हिसाब से, आज आप देख रहे हैं ना कितनी गर्मी बढ़ती है, कितना ग्लोबल वार्मिंग है, कितना हाई टेम्परेचर जा रहा है, इवन मोस्टली इन द इंडस्ट्रियल एरियाज। तो आप उसका 30% सर्ज देख लेंगे। 30% इज ह्यूज माय डियर फ्रेंड्स। 30% सर्ज आप देख लेंगे बाय 2030। ऑल्सो हाईलाइटिंग द फैक्ट, एक और फैक्ट यहाँ पे हाईलाइट कर रहे हैं कि अ जंप ऑफ या फिर अ राइज ऑफ 10.4% एक्सट्रीम क्लाइमेट फ्रॉम 2020 to 2025 has been reported। ये दोनों चीजें आपकी रिपोर्ट की गई हैं, कहां से? आपके कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी से। सी, मैं आपको मेंस का आंसर लिख करके दे रही हूं, अभी हम थोड़ा सा वर्ड लिमिट पे बाउंडेशन नहीं लगाएंगे, वर्ड लिमिट का बाउंडेशन नहीं लगाएंगे। व्हाट आई मीन टू से इज कि आपका इंट्रोडक्शन इतना बड़ा है ना, अगर 100 वर्ड में आपको आंसर लिखना होता तो आपका इंट्रोडक्शन इसी पॉइंट को आप थोड़ा सा और छोटा कर देते, या फिर दूसरा वाला पॉइंट में भी नहीं लिखते, पहला वाला लिखते, या फिर पहला वाला नहीं दूसरा वाला लिखते, ठीक है। सो आई एम नॉट कीपिंग इन माइंड अभी के हिसाब से वर्ड लिमिट, ओके। इसके बाद आपने आपका इंट्रोडक्शन यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। अब इंट्रोडक्शन के बाद आप यहाँ पे इंट्रोडक्शन में खैर अगर इंट्रोड्यूस करना चाहें तो आप कर सकते हैं कि सिटीज आर बिकमिंग हॉटर ड्यू टू एन इफेक्ट जिसको आप कहते हैं अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट, ठीक है। द मेजर रिस्पॉन्सिबल फैक्टर behind such
सिचुएशन इज अर्बन, ये जो है आपका UHI, ठीक है, अर्बन हीटिंग आइलैंड इफेक्ट। ये आपका मैंने जो है ये थोड़ा सा पुश दे दिया कि अब हम बात कर सकते हैं अर्बन हीटिंग, मतलब अगर डायरेक्ट आप बात करना चाह रहे थे अर्बन हीटिंग आइलैंड इफेक्ट के ऊपर, थोड़ा सा आपका जो है मोनोटोनस आंसर हो सकता था। नाउ लेट अस ट्राई टू टॉक अबाउट, ऐसे बात करते हैं अर्बन हीटिंग आइलैंड इफेक्ट। और जिस तरीके से मैं लिख रही हूं इसका बहुत सिंपल तरीका भी हो सकता था, लेकिन बिकॉज आई वॉन्ट टू ग्रैब द इंटायर अटेंशन ऑफ द एग्जामिनर अपॉन द फैक्ट्स, अपॉन द फिगर्स दैट आई एम राइटिंग ओवर हियर, तो बहुत ही अच्छे से रिप्रेजेंटेटिव वे में लिखेंगे, ठीक है। अर्बन हीट आइलैंड की बात कर रहे हैं, जनरली एक फिनोमिनॉन है जहां पे अर्बन सिटीज जो एरियाज होती हैं वो वार्मर होती हैं देन द सराउंडिंग रूरल एरियाज, स्पेशली एट नाइट। तो इसको पहले डिफाइन कर दो, इट इज जनरली व्हाट, इट इज अ फिनोमिनॉन, ठीक है। ऐसी एक फिनोमिनॉन, ऐसी एक सिचुएशन होती है, मैं साथ साथ आपको एक्सप्लेन भी कर रही हूँ, ऐसी एक फिनोमिनॉन, ऐसी एक सिचुएशन होती है वेयर जो शहरी क्षेत्र होते हैं, जो शहर होता है, phenomenon where urban cities are significantly, काफी बढ़िया तरीके से, काफी ज्यादा मात्रा में गर्म होती हैं, significantly warmer than उसके आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र है उससे, then the surrounding rural areas। और ये रूरल एरिया, जो सराउंडिंग रूरल एरियाज हैं, स्पेशली ये जो आपको टेम्परेचर डिफरेंस दिख रहा है, ये स्पेशली आपको देखने के लिए मिलता है स्पेशली एट नाइट। तो ये आपका हो गया अर्बन हीटिंग आइलैंड इफेक्ट का मुख्य तौर पे डेफिनेशन। मैं अगर आपको एक आंकड़ा बताऊं तो नोट करके आप यहाँ पे लिख दीजिएगा कि डिफरेंस जो है ना, ये दोनों अर्बन एरियाज और रूरल एरियाज में, the temperature difference can vary from 5 डिग्री सेल्सियस टू 10। इतना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस हो सकता है, 5 से 10 डिग्री का टेम्परेचर डिफरेंस आपको देखने के लिए मिल सकता है। और अब चलते हैं अपने मेंस की फाइट में, कितने बढ़िया तरीके से आप कॉजेस गिना सकते हो, व्हाट आर द कॉजेस, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द कॉजेज ऑफ UHI इफेक्ट। कॉजेज क्या है आपके UHI इफेक्ट के, किन किन कारणवश बेसिकली आपका UHI इफेक्ट हो रहा है। तो ये जो है एक एक करके आप यहाँ से डिस्कस करना शुरू करेंगे। सबसे नंबर 1 जो हम टॉपिक यहाँ पे लिखेंगे वो ये है, मैं बताती हूँ, अगर मुझे लिखना होता तो मैं सबसे पहला कारण लिखती कॉन्क्रीट और एसफाल्ट, ठीक है। The presence of concrete and the presence of asphalt, मैम, is making a huge difference। कैसे ये हो रहा है? हम जानते हैं कि शहरी क्षेत्रों में बिल्डिंगें, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी ज्यादा होती हैं, रोड्स हमारी ज्यादा होती हैं, दैट टू ब्लैक रोड्स। तो ये क्या करती हैं, ये एब्जॉर्ब कर लेती हैं और पूरे दिन के दौरान हीट को स्टोर कर लेती, ठीक है। एंड व्हेन इट बिकम्स नाइट दे रिलीज द सेम हीट। सो व्हाट हैपेंस इज बिल्डिंग्स, ठीक है, बिल्डिंग्स एंड रोड्स, बहुत ज्यादा इसको डिफाइन नहीं करना है। बिल्डिंग्स एंड रोड्स ये क्या करती हैं, एब्जॉर्ब, बिल्डिंग्स एंड रोड्स एब्जॉर्ब्स, या एब्जॉर्ब, बस एब्जॉर्ब एंड स्टोर हीट, ठीक है, स्टोर हीट ड्यूरिंग डे टाइम, ठीक है, डे टाइम में, एंड रिलीजेस इट आउट एट नाइट, ठीक है, रिलीजेस इट आउट एट नाइट, जितना क्रिस्प हो सके और जितना सेंसिबल, मीनिंगफुल हो सके, ठीक है। ये हमारा पहला कॉज हो गया। यहीं पे पहले कॉज के बाद जरा दूसरे कॉज के बारे में बात कर लेते हैं। दूसरा कॉज हमारा है लैक ऑफ वेजिटेशन। ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा शहरी क्षेत्रों में वनस्पति की कमी होती है। लैक ऑफ वेजिटेशन इज सीन, मैम, ठीक है। अब लैक ऑफ वेजिटेशन को आप, यही जो चीज मैंने बोली
इसी को आप अपने सरल भाषा में यहाँ पे उतार देंगे। कहने का मतलब ये है जब कम मात्रा में पेड़ होंगे तो ट्रांसपीरेशन भी कम होगा, ठीक है। अब ट्रांसपीरेशन कम हो रहा है तो जो आपकी नेचुरल कूलिंग है, सिंस यू नो कि नेचुरल कूलिंग कम्स फ्रॉम ट्रांसपीरेशन, वो भी कम होगी। तो दिस वे यू कैन राइट नो ट्रीज, ठीक है, नो ट्रांसपीरेशन, ठीक है, एंड दैट लीड्स टू नो नेचुरल कूलिंग, ठीक है। हम एक टॉपिक ऐसे पढ़ भी लेंगे और हमारा पूरा का पूरा आंसर भी यहाँ पे हो जाएगा। देन आई विल टेल यू कि जो हमारे शहरी क्षेत्र में गाड़ियां होती हैं, व्हीकल्स होते हैं, और जो इंडस्ट्रीज होती हैं, ठीक है, व्हीकल्स एंड इंडस्ट्रीज ऑल्सो दे प्ले ह्यूज पार्ट ओवर हियर। तो तीसरा हमारा कॉज हो जाएगा क्या, व्हीकल्स एंड इंडस्ट्रीज, ठीक है। गाड़ियां हो गई और आपके औद्योगिक क्षेत्र में, इंडस्ट्रियल एरियाज में जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, उद्योग जितने भी हैं, वो हो गए। लेट मी टेल यू, कांस्टेंट हीट आ रहा है यहाँ से और कांस्टेंट पोल्यूशन आ रहा है यहाँ से, तो यहाँ से टेम्परेचर घटेगा कि बढ़ेगा, ये टेम्परेचर ऑफ कोर्स बढ़ेगा मैम। कांस्टेंट हीट एमिशन है ना, एंड पॉल्यूशन adds to the what, आपका जो टेम्परेचर है, और टेम्परेचर हाई होगा तो हीटिंग इफेक्ट्स भी एक्सट्रीम होंगे, क्लाइमेट चेंजिंग इफेक्ट्स भी एक्सट्रीम होंगे, ठीक है। ये आपका हो गया व्हीकल एंड इंडस्ट्रीज का। मैं आपको बताऊं सरफेसेस की अगर बात कर लें, आप जानते हैं कि हमारे मतलब शहरी क्षेत्र में जो भी रोड्स होते हैं, वेल इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, रोड्स अच्छी तरीके के होते हैं, ब्लैक सरफेसेस होते हैं, ठीक है। तो ब्लैक सरफेसेस भी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा हानिकारक हो जाता है। कैसे होता है ब्लैक सरफेसेस का, क्या रोल है यहाँ पे मैम, आप जानते हैं ब्लैक सरफेसेस लिख सकते हैं या फिर डार्क, आप डार्क भी यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, ब्लैक या फिर डार्क सरफेसेस लिख सकते हैं। एज यू ऑलरेडी नो कि जो रोड्स होते हैं ना, डार्क कलर ऑफ रोड्स, इनका एल्बीडो इफेक्ट यानी रिफ्लेक्टिविटी वाला जो इनका इफेक्ट होता है, डार्क कलर ऑफ रोड्स हैव लो अल्बीडो, ठीक है। और लो अल्बीडो होगा तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन नहीं होगा आपके सोलर इंसोलेशन का, और ये क्या करेंगी, सोलर हीट एब्जॉर्ब करती चली जाएंगी, विच एब्जॉर्ब्स सोलर हीट, ठीक है। और ये सोलर हीट जब एब्जॉर्ब हो रहा है सरफेस में तो क्या होगा भाई, टेम्परेचर राइज होगा कि टेम्परेचर ड्रॉप होगा, मैम टेम्परेचर राइज होगा। यहीं पे मैं एयर सर्कुलेशन की भी बात करूंगी, कितने सारे कॉजेज हैं, ठीक है। एयर सर्कुलेशन की बात कर लो, पुअर एयर सर्कुलेशन के बारे में आप लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, पुअर एयर सर्कुलेशन के बारे में आप यहाँ पे बता सकते हैं। ये बहुत ही देखो जेनेरिक पॉइंट्स हैं, ये कोई भी यहाँ पे बहुत ज्यादा एल्जेब्रा वाले पॉइंट्स हम लोग नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। आप जानते हैं पतली सड़कें होती हैं तो विंड होता है जो, या फिर वार्म एयर जो होता है उसको ट्रैप कर लेती हैं। द नैरो अर्बन स्ट्रीट्स ट्रैप एंड ब्लॉक वार्म विंड्स, ठीक है, वार्म एयर या फिर वार्म विंड्स। तो इससे टेम्परेचर बढ़ेगा कि घटेगा मैम, टेम्परेचर ऑफ कोर्स बढ़ेगा। उसके बाद आर्टिफिशियल हीट सोर्सेज भी तो है, क्या आपने सुना है उसको क्या कहते हैं, एंथ्रोपोजेनिक हीट, जो हम हीट जनरेट कर रहे हैं अपनी एक्टिविटीज से, जो आपके आर्टिफिशियल हीट सोर्सेज हैं, इसको लिख लो एंथ्रोपोजेनिक। होता क्या है, आपको ज्यादा से ज्यादा पावर चाहिए, क्यों, क्योंकि एसी चलाए बिना आप मानेंगे नहीं। उसके बाद आपको फ्रिज चलाना है जहाँ से एमिशंस आपका होगा ही होगा। आप ऐसे अप्लायंसेज, ऐसे आपके हैवी मशीन्स होती हैं, स्ट्रीट लाइट्स होते हैं, एसीज होते हैं, ये क्या करते हैं, दे एमिट हीट, और ये जो है ऑन पर्पस एमिट किया जा रहा है, इसीलिए इसको एंथ्रोपोजेनिक हीट कहते हैं। ये हीट लिखना मैं भूल गई हूँ, लिख लेना भाई यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या होता है, स्ट्रीट लाइट्स हो गई आपकी, ठीक है, स्ट्रीट लाइट्स हो गई, एसीज हो गए, ठीक है। उसके बाद से क्या हो सकता है, व्हाट एल्स, मशीन्स हो गई, ये सब आपकी एटसेट्रा, दे एमिट हीट
एंड ओनली बिकॉज दे एमिट हीट दैट यू सी ये एंथ्रोपोजेनिक हीट भी अर्बन एरियाज का टेम्परेचर बढ़ा रहा है। अब आप जरा ये देखिए, आपका सवाल क्या पूछा हुआ था, अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन हैव लेड टू लोकल क्लाइमेट चेंजेस, डिस्कस विद द एग्जांपल ऑफ अर्बन हीट आइलैंड। अब आपने एक प्यारा सा इंट्रोडक्शन दिया, मैं एक बार फिर बोल रही हूँ, वर्ड लिमिट को थोड़ी देर के लिए आउट रखेंगे, एक बार हमारा पूरा आंसर फ्रेम हो जाएगा तो वर्ड लिमिट आप फिल्टर आउट भी कर सकते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन के बाद मैंने मेन बॉडी में, इंट्रोडक्शन में ही मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया अर्बन हीटिंग आइलैंड इफेक्ट के बारे में, एंड देन आई स्टार्टेड विद इंडीड अ शॉर्ट बैकग्राउंड ऑफ अर्बन हीटिंग आइलैंड इफेक्ट। उसके कॉजेज मैंने बताया कि क्यों शहरों में ग्रामीण क्षेत्रों के मुकाबले ज्यादा गर्मी होती है, क्या क्या कारण है, व्हाट ऑल आर द कॉजेज। और इन्हीं कॉजेज में एक अगर आप चाह दे बहुत ही बेहतरीन इन्हें बनाने के लिए आप एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल में दिल्ली, मुंबई, ठीक है, लखनऊ, ये काफी ज्यादा एक्टिव यूएचआई जोन में आते हैं, इनको कहा जाता है कि ये एक्टिव यूएचआई जोन में आते हैं। तो अब अगर आपसे पूछा जाए क्यों, तो आपके यही सारे तो कारक है ना, यही सारे कारक हैं। स्लम एरियाज हो गए आपके, स्लम एरियाज में ज्यादा गर्मी का लगना, ये सब कुछ है। अब जरा मुझे बताओ रह क्या जा रहा है। अब ये क्योंकि हमें पता चल गया है मैम कि किन कारणवश ये अर्बन हीटिंग आइलैंड इफेक्ट हो रहा है, तो अब जरा इसके प्रभाव पढ़ लेते हैं कि क्या क्या इम्पैक्ट्स हैं यूएचआई के। सो राइटिंग ऑफ द इम्पैक्ट्स, अगर मुझे लिखना हुआ तो वर्ड लिमिट थोड़ा सा बचाने के लिए मैं इम्पैक्ट्स इस तरीके से लिख दूंगी, इम्पैक्ट्स ऑफ यूएचआई, ठीक है। यूएचआई के इम्पैक्ट्स क्या क्या बेसिकली होते हैं। द वेरी फर्स्ट इम्पैक्ट जो मैं आपको बताऊंगी, सबसे पहला प्रभाव जो मैं आपको बताऊंगी वो ये है हेल्थ इश्यूज, ठीक है। यहाँ इतनी ज्यादा गर्मी के राइज होने से और टेम्परेचर एक्सट्रीम क्लाइमेट बनने से हमें हेल्थ इश्यूज में गड़बड़ी देखने के लिए मैम मिल सकती है। कहने का मतलब ये है सिंपल सीधा सा कि हीट स्ट्रोक्स देखने के लिए मिल सकते हैं, ठीक है, सफोकेशन हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ये सब कुछ आपको देखने के लिए मिल सकते हैं आम कोर्स ऑफ लाइफ में। हीट स्ट्रोक्स हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया, रेस्पिरेटरी इश्यूज मिल सकते हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, ठीक है। ये आपको जनरली ऐसे हेल्थ इश्यूज सता सकते हैं अगर आपका बेसिकली हिसाब किताब डामाडोल रहा यूएचआई के मामले में, तो इम्पैक्ट हो सकता है अर्बन हीटिंग आइलैंड का। उसके बाद आपका दूसरा सबसे बड़ा प्रभाव है एनर्जी डिमांड्स, जो आपका बढ़ता ही जा रहा है क्योंकि आपके एनर्जी डिमांड्स बढ़ गए हैं। Since your energy demands has increased, you will see ज्यादा appliances यूज करेंगे, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज होगी, ज्यादा से ज्यादा आपके एंथ्रोपोजेनिक हीट जो होगा जनरेट होगा, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं मोर अप्लायंस यूसेज, ठीक है, मोर अप्लायंसेस विल बी यूज्ड, एज अ रिजल्ट मोर इलेक्ट्रिसिटी, एंड एज एन अल्टीमेट रिजल्ट आप देख सकते हैं मोर एंथ्रोपोजेनिक हीट, ठीक है, मोर एंथ्रोपोजेनिक हीट आपको यहाँ पे इवॉल्व होते हुए नजर आएगी। नेक्स्ट मोस्ट इंपैक्ट जो मैं आपको बता दूं, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन इज वन ऑफ द एक्सट्रीम चैलेंजेस। यही तो सबसे बड़ा चैलेंज है ना, चैलेंज है इसका। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन भी एक इम्पैक्ट है मैम। अब इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन में क्या होगा, सिंस आप जानते हैं एमिशन हो रहा है बहुत ज्यादा, आप जानते हैं बायोडाइवर्सिटी कम है, एमिशन ज्यादा है, ट्री कवर कम है, तो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन में आप यही सब लिख सकते हैं, लेस बायोडाइवर्सिटी या फिर इनएफिशिएंट बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। आप लिख सकते हैं लेस ट्री कवर, ठीक है। आप लिख सकते हैं मोर पोल्यूशन, ठीक है, मोर एमिशन, ये सब कुछ आपका आ जाएगा किसमें, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन में। इसी के साथ साथ इफ आई टॉक अबाउट सम बेसिक आइडियाज कि और भी क्या, आप जितना सोचते जाएंगे इम्पैक्ट उतना ज्यादा होगा, लेकिन आपको क्योंकि एक बैलेंस्ड आंसर लिखना है, क्लाइमेट इम्पैक्ट आप लिख सकते हैं। जैसे कि सिटीज, आज के डेट में आप देखेंगे ना, सिटीज क्लाइमेट इम्पैक्ट में सबसे आगे दिख रही हैं। क्लाइमेट इम्पैक्ट में आपको देखने, यही तो हमारा सवाल है ना, सिटीज जो है ना, सिटीज
स्पेशली ये जो अर्बन एरियाज हैं उनकी बात कर रहे हैं, सिटीज और अर्बन एरियाज जो हैं दे कंट्रीब्यूट, इनका ज्यादा योगदान रहता है किस चीज में, दे कंट्रीब्यूट मोर इन ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग में इनका योगदान काफी ज्यादा रहता है। मैं यहाँ कलरफुल पेन से लिख रही हूँ, आप तो नहीं लिख पाएंगे, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन जो आइडिया है इस तरीके से चीजों को रिफ्लेक्ट करने का, रिप्रेजेंट करने का, प्लीज मेक इट अ हैबिट ऑफ मेकिंग फ्लो चार्ट्स, यू नो, मेक इट अ हैबिट कि आप किस तरीके से बेस्ट और क्रिएटिव वे में अपने आप को आंसर में एक्सप्रेस कर सकते हो। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंपैक्ट है लोकलाइज्ड रेनफॉल। वार्म एयर है भाई, राइज होगा तो हमारे कन्वेक्टिव रेनफॉल का चांस बढ़ जाएगा, ठीक है। तो जो आपका रेनफॉल इफेक्ट है ये भी आपको देखने के लिए मिल सकता है, और ये भी रेनफॉल इफेक्ट भी कैसा होगा आपका, लोकलाइज्ड रेनफॉल, ठीक है। ये आपका नॉट मेंट टू बी बट इट इज लोकलाइज्ड। कैसे होगा, वार्म एयर मैम राइज होगा, वार्म एयर राइजेस और चांस जो है इंक्रीजिंग चांसेस ऑफ कन्वेक्टिव रेनफॉल, कन्वेक्टिव रेनफॉल के चांसेस आपके यहाँ पे बढ़ जाएंगे। सिंपल, इतने सारे हेफ्टी टॉपिक्स जो है आप इनको जो है अच्छे से, जैसे एक एक इम्पैक्ट को अच्छे से अगर आप पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा, एक एक टॉपिक को अच्छे से आप पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि इनका मतलब क्या है। लेकिन वाइल राइटिंग आंसर्स देखो कितने अच्छे से हम लोगों ने, ऐसा भी नहीं लगा कि केवल टॉपिक डाल करके छोड़ दिया एग्जामिनर के लिए कि एग्जामिनर जो है उसको आपके डिटेल में समझ चुका होगा, वो तो खैर एट द एंड ऑफ द डे इज एग्जामिनर, लेकिन हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी किया। दिस इज द मोस्ट रिक्वायर्ड पॉइंट कि आप यूएचआई के बारे में जब क्लाइमेट इंपैक्ट बताते हो, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, हाई एनर्जी डिमांड, हेल्थ इश्यूज, लोकलाइज्ड रेनफॉल बताते हो, तो बाय दीज टॉपिक्स आप उसके कौन से पॉइंट को यहाँ पे लोकेट कर रहे हो, यहाँ पे रिलेट कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। एंड जहां तक कि हमने बात कर दी है कॉजेस की भी, इम्पैक्ट्स की भी, आप देखेंगे कि देयर हैव बीन सो मेनी अदर एस्पेक्ट्स। आपको गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स अगर याद हैं, जैसे CCAP, अगर अब मैं CCAP के बारे में लिखने लग गई तो इट विल गो ऑन। आज ही कल हम लोगों ने करंट अफेयर्स के क्लास में CCAP पढ़ा है, जरा आप उसमें देखेंगे, द डेट मस्ट बी समवेयर अराउंड 27 और 28 जुलाई। CCAP डिटेल में पढ़ा है। CCAP क्लाइमेट, सिटीज क्लाइमेट एक्शन प्लान, ठीक है, स्टेट क्लाइमेट एक्शन प्लान, मॉडरेट क्लाइमेट एक्शन प्लान, एक्शन रेगुलेशन, क्लाइमेट एक्शन रेगुलेशन जोन, क्लाइमेट एक्शन रेगुलेशन रूल्स 2022, ये सब आपके गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं। एंड देन देयरफॉर अगर आप वे फॉरवर्ड लिखें, तो एज अ मैटर ऑफ कंक्लूजन अगर आप लिखें, यू कैन राइट वेरी वेल कि एज अ रिजल्ट, कभी भी वे फॉरवर्ड ऐसे पर्टिकुलर डाल के अगर आप लिख रहे हैं, प्लीज वो आप लिख सकते हो एज अ कंक्लूजन, लेकिन आई वुड डेफिनेटली नॉट वांटिंग टू बी प्रेफरिंग दैट, क्योंकि कंक्लूजन पता चल जाना चाहिए कि आप कंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। एज अ रिजल्ट, ठीक है, एज अ रिजल्ट so many government steps have so far been taken with respect to the, you know, with respect to the harmful, with respect to so far has been, as a result so many government steps have so far been taken to deal with, या फिर to tackle लिखो, to tackle the major climatic issues, major climate change issues due to urbanization, पहली चीज, एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन के द्वारा आपका जो भी जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसके रिगार्ड में बहुत सारे गवर्नमेंट स्टेप्स आपके लिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस रिगार्ड में जो भी गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स अगर लिखना चाहें, आपको जो भी याद है, फॉर एग्जाम्पल एज फार एज द बेस्ट वी कैन रिकॉल राइट ओवर हियर इज, आप जानते हैं स्मार्ट सिटीज मिशन, ठीक है, स्मार्ट सिटीज मिशन ले आया गया,
ये भी आपके पूरे अर्बन एरियाज को अच्छी तरीके से बैलेंस करने के लिए ले आया गया था। देन आप देख रहे हैं नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल हैबिटेट ले आया गया, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल हैबिटेट ले आया गया, ठीक है। उसके बाद आपका CCAP लेकर के आया गया, क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान लेकर के आए, और ये एक्शन प्लान दोनों स्तर पे, एक रीजनल यानी कि सिटीज वगैरह में, और दूसरा आपका स्टेट लेवल पे। महाराष्ट्र इज एक्सेलिंग इसमें बहुत ज्यादा। एग्जाम्पल भी दे दो यहाँ पे, बहुत ही ज्यादा अच्छा इसको फुली फ्लेजेड बनाने के लिए। एग्जाम्पल, महाराष्ट्र रैंक्स फर्स्ट इन इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। ये आप थोड़ा सा ऐसे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। अभी रिसेंट के रिपोर्ट में महाराष्ट्र इज रैंकिंग फर्स्ट इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान। अपार्ट फ्रॉम दैट आपका नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम हो गया, ठीक है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम हो गया, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे और भी हैं, जैसे अमृत भी हो गया, ठीक है। अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन जो आपका अमृत था, आप जानते हैं कि किस तरीके से अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन के हेल्प से अर्बन एरियाज के कंजेशन और क्लाइमेटिक इश्यूज को जो है टैकल किया जा रहा था। इनफैक्ट क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज जो है ये भी एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव था। क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज एक्शन फ्रेमवर्क, ठीक है, फ्रेमवर्क आप लिख लो। ये जो है ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव था। तो ये सारे इनिशिएटिव्स आपके जो है गवर्नमेंट द्वारा लिए गए। एंड एट द एंड ऑफ द डे, एज अ मैटर ऑफ कंक्लूजन, आप जानते हैं कि सो मेनी अदर एस्पेक्ट्स आर स्टिल देयर, जो जिससे हमें अभी डील करना बाकी है। सो द इन विथ रिस्पेक्ट टू, आप कंक्लूजन के रूप में आप लिख सकते हैं, अगर कंक्लूजन के रूप में अगर आप लिख रहे हैं तो आप लिख सकते हैं कि in order to further mitigate or solve this entire crisis, ठीक है, some steps, some methods that can be preferred, या फिर some methods that can be put in use are as follows, और क्या हो सकते हैं वो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल क्या क्या हम इसमें लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द वेरी फर्स्ट थिंग, ग्रीन रूफ बनवा सकते हैं। व्हाट कैन बी डन है ना, ग्रीन रूफ्स विल हेल्प, इसका भी मैं आपको डिटेल दूंगी, ठीक है। ग्रीन रूफ्स विल हेल्प, आप जानते हैं कि रूफ टॉप पे अगर प्लांटिंग करेंगे, पौधे लगाएंगे, तो आपकी बिल्डिंग जो होगी वो कूलर होगी, ठीक है। तो आप जानते हैं बिल्डिंग, यू कैन नो बिल्ड, या बिल्डिंग क्या लिखना है, प्लांटिंग ऑन रूफ टॉप्स, प्लांटिंग ऑन रूफ टॉप्स टू कीप कूल बिल्डिंग्स, ठीक है। ये थोड़ा सा प्लांटेशन आपके इस पूरे के पूरे तापमान वाले फैक्टर को अलाइव रखेगा, थोड़ा सा चिल रखेगा, ठीक है। फिर आप जानते हैं हमें अर्बन पॉवर्टी से सबसे पहले डील करना पड़ेगा, सिंस यू ऑलरेडी नो ऑफ द फैक्ट कि नॉट एग्जैक्टली अर्बन पॉवर्टी, आप समझिए इस बात को कि व्हेनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट स्लम एरियाज, खैर पॉवर्टी आप नहीं लिख सकते हैं क्योंकि कितना भी टैकल कर लीजिए स्लम एरियाज विल ऑलवेज बी देयर। तो उसका हीट ट्रैप का, जैसे मैंने आपको बताया ना, स्लम एरियाज में ज्यादा सफोकेशन, ज्यादा इश्यूज देखने के लिए मिलती हैं। तो खैर पॉवर्टी वाला नहीं लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि स्लम एरियाज एनी केस हाउएवर दे विल ऑलवेज बी देयर। और क्या लिख सकते हैं, ग्रीन रूफ्स के अलावा हो सकता है फॉरेस्ट्री, अर्बन फॉरेस्ट्री, हाँ अर्बन फॉरेस्ट्री लिखो। अर्बन फॉरेस्ट्री यानी पेड़ पौधे लगाने की जो प्रक्रिया है वो अगर आपने वेजिटेशन यहाँ पे स्टार्ट किया तो सेम टॉपिक है भाई, सेम टॉपिक में आप लिख दो मोर ट्रीज इज इक्वल्स टू मोर ट्रांसपीरेशन, और मोर ट्रांसपीरेशन होगा तो मोर नेचुरल कूलिंग होगी कि नहीं होगी, सिंपल।
आपने जो कुछ भी अपने आंसर में लिखा है आप उसी का यूज करके यहाँ पे मेथड डिवाइस करके दे रहे हैं. वेरी इंटरेस्टिंग आइडिया एंड वेरी इंटरेस्टिंग वे हाउ यू कैन डू थिंग्स. आप ऐसे सरफेसेस का यूज करो जो हाई अल्बीडो के होते हैं, हाई रिफ्लेक्टिविटी के होते हैं. तो हाई अल्बीडो सरफेसेस यानी कि अब इसमें क्या करें मैम, ग्लास बिछा दे क्या रोड पे? बिल्कुल भी नहीं. आपको करना ये है, मतलब किया ये जा सकता है कि रिफ्लेक्टिव मटेरियल्स का यूज किया जा सकता है. ठीक है, यूज ऑफ रिफ्लेक्टिव मटेरियल्स, यूज ऑफ रिफ्लेक्टिव मटेरियल्स इन रोड्स. और अगर ऐसा होता है तो रोड्स में जो अल्बीडो है, जो अभी डार्क सरफेस के कारण बेसिकली अल्बीडो आपका लो हो रखा था, अल्बीडो ज्यादा होने के कारण हीट आपकी एब्जॉर्ब नहीं होगी. अब अपने पूरे अर्बन प्लानिंग में जो मैं आपको बता रही हूँ, अर्बन प्लानिंग की बात, आप अगर मतलब इंटायर पिक्चर में आप इंफ्रास्ट्रक्चर में ओपन पार्क डाल देते हैं, ठीक है, आप इंटायर पिक्चर में ग्रीन जोन्स बना देते हैं, ग्रीन ओपन पार्क्स. अर्बन प्लानिंग इज वन ऑफ द फीचर्स. ओके, तो इस तरीके से जो ग्रीन पार्क, ग्रीन एंड ओपन पार्क है, ठीक है, ग्रीन एंड ओपन पार्क्स, इन सब के माध्यम से, देखो ग्रीन मैं लिख रही हूँ, ग्रीन कलर भी मैंने सेलेक्ट कर लिया है, ग्रीन एंड ओपन पार्क्स, ऐसे सारे इनिशिएटिव्स आप ले सकते हैं इन ऑर्डर टू टैकल द प्रॉब्लम व्हाटएवर. और अर्बन हीटिंग आइलैंड की प्रॉब्लम यहीं से टैकल होती है. सो कमिंग टू द क्वेश्चन, हमसे क्वेश्चन क्या पूछा हुआ था, यू सी हियर, हमसे क्वेश्चन हमारा पूछा गया था, सिंपल सी बात है, अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन हैव लेड टू लोकल क्लाइमेट चेंजेस. तो अब उसी लोकल क्लाइमेट चेंज को आप टैकल करने के लिए आपने जहां वे फॉरवर्ड बताया है, आप लिख लो, दिस इज हाउ द challenges of climate change in urban areas, ठीक है, in urban areas, है ना, and UHI effect can be dealt, पहली चीज, and the restoration can take place, may take place. That's it, the bigger picture. तो entirely आपने देखा, हम लोगों ने एक पूरा आंसर लिख लिया है. आंसर क्या है, क्वेश्चन क्या था, urbanization and industrialization have led to local climate changes. Discuss with example of urban heating island. देख लो जरा, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 2 रिपोर्ट हमने यहाँ दी, 30% क्लाइमेट राइज, क्लाइमेट सर्ज, और 10.4% पिछले आपके 5 सालों में राइज देखने को मिल रहा है. सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल फैक्टर अर्बन हीटिंग आइलैंड. इसके अलावा आप देख रहे हैं अर्बन हीटिंग आइलैंड को हम लोगों ने डिफाइन किया है, ऐसा फिनोमिनॉन जहां अर्बन सिटीज रूरल के अपेक्षा ज्यादा गर्म हो जाते हैं. कॉजेस क्या क्या है, एक एक करके हम लोगों ने सारे कॉजेस गिनाए हैं, और एग्जामिनर उसको खुद ही सेल्फ एक्सप्लेन कर ले, वो छोड़ा भी नहीं, हमने कुछ कुछ एक्सप्लेन भी कर दिया है, एग्जाम्पल दिया है. उसके बाद कॉजेस के बाद इम्पैक्ट्स बताए हैं, इम्पैक्ट्स को भी हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है. कॉजेस हो गए, इम्पैक्ट्स हो गए, एंड देन आपने देखा गवर्नमेंट स्टेप्स सारे हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं. बहुत सारे हो सकते थे, आपके पास अगर वर्ड लिमिट का थोड़ा सा बाउंडेशन ना हो तो आप इनको एक एक लाइन में, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे अपने कॉजेस को एक्सप्लेन किया है, ये कॉजेस को, वैसे ही आप अपने एक एक लाइन में गवर्नमेंट स्टेप्स को भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं. एंड इंडीड वे फॉरवर्ड में आपने बताया है what all are the steps according to you that can be taken in order to tackle this entire program. So I hope आपको समझ में आ गया होगा बेसिक स्केलेटन क्या है और किस तरीके से आप ऐसे ज्योग्राफिकल क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हैं और क्या क्या डायमेंशंस आपको लेने हैं. डायमेंशंस भी अगर ले लिए हैं तो लंबे से किसी एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट को किस तरीके से कट शॉर्ट करना है. दिस वाज द मेन आइडिया बिहाइंड प्रोड्यूसिंग दिस वीडियो. आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी. मिलेंगे दोबारा एक शॉर्ट वीडियो में अगेन लाइक दिस, डिस्कसिंग सम अदर मेन क्वेश्चंस एंड देयर मॉडल आंसर्स. एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि आपका आंसर इससे इंटायरली डिफरेंट हो सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है. दिस इज नॉट एन आइडियल आंसर, बट योर आंसर मस्ट बी एज रिप्रेजेंटेटिव एज दिस, एज एक्सप्रेसिव एज दिस, एंड एज स्ट्रक्चर्ड एज द one that we have written. Thank you so much guys. We'll meet again in the next one. Thank you. Jai Hind.